हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। हाँ बाबू, आ चुके हैं हम लोग आज एक फिर से शानदार रिवीजन वीडियो लेकर के सप्लाई ऑफ जीएसटी का। मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। आप लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो। उसी में ऐड ऑन करने के लिए आज हम लोग फिर से जीएसटी का एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे बहुत से कम टाइम में और इफेक्टिवली डिटेल रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाबू, आज हम लोग कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं? लेवी ऑफ जीएसटी, जिसको प्यार से हम लोग सप्लाई अंडर जीएसटी भी बोलते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी भी बोलते हैं। सर क्या बोलता है? सबसे पहला चीज बोलता है बाबू, जो भी जीएसटी होता है ना, उसमें दो प्रकार के सप्लाई होते हैं। जीएसटी जो भी होता है उसमें दो प्रकार के सप्लाई होते हैं बाबू। एक इंटरस्टेट सप्लाई होता है, एक इंट्रास्टेट सप्लाई होता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू? बहुत सा फनी सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं बाबू। सब लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, टीएमके सब लोगों ने देखा होगा बाबू। उसमें एक जेठालाल है जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चलाता है। अब अगर वो कोई सप्लाई कर रहा है बबीता जी को और एक सप्लाई कर रहा है सुंदरलाल को, एक सप्लाई कर रहा है बबीता जी को और एक सप्लाई कर रहा है सुंदरलाल को। बाबू बबीता जी कहाँ? महाराष्ट्र में। जेठालाल कहाँ? महाराष्ट्र में। दोनों एक ही स्टेट में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। वहीं पे जो सप्लाई वो सुंदरलाल को कर रहा है, किसको कर रहा है? सुंदरलाल को कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इंटर स्टेट। क्यों? क्योंकि सुंदरलाल गुजरात में है और जेठालाल महाराष्ट्र में। दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया बाबू? विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया बाबू? दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन, या दो यूनियन टेरिटरी या स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच के ट्रांजेक्शन। अब जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होंगे बाबू, उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होगा बाबू, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लगेगा, जैसा भी केस होगा। सर किस पे टैक्स लगाएंगे बाबू? उस पे एक वैल्यू निकालता है सेक्शन 15 में, जो हम लोग पढ़े थे। कहाँ पे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़े थे। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आई बटन में लिंक डाल दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई का, आप जाकर के वहां पे रिवाइज कर लेना। जो भी वैल्यू आएगा उस पे हम लोग जो भी रेट लगता है वो रेट लगा करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं और टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को पे कर देंगे बाबू। लेकिन अगर किसी भी का वैल्यू निकालना है, सप्लाई का वैल्यू निकालना है, तो पहले उसको चेक करेंगे ना कि वो सप्लाई है या नहीं है। पहले उसको चेक करेंगे कि वो सप्लाई है या नहीं। सर कैसे चेक करेंगे? तो बाबू सप्लाई का एक डेफिनेशन क्या लिखता है? एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन बिजनेस। मतलब अगर जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्या चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर कंसिडरेशन। इसका एक एक्सेप्शन भी है बाबू, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी उसको हम लोग सप्लाई मानते हैं। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ। लेकिन जनरली सप्लाई का डेफिनेशन क्या है बाबू? एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है सर, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सर जो यहाँ पे चार चीज आया, क्या क्या है बाबू? एनी ट्रांजेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, कंसिडरेशन एंड इन बिजनेस। इन लोगों को डिटेल में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। सर सबसे पहला आता है बाबू एनी ट्रांजेक्शन। सबसे पहला क्या आता है? एनी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या बाबू? अगर कोई भी आप सेल कर रहे हो, सामान बेच रहे हो, उसको भी हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो बाबू, मेरे पास था हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। उसके साथ में आता है बाबू बार्टर और एक्सचेंज। सर बार्टर और एक्सचेंज क्या है? सर बार्टर का मतलब क्या बाबू? बीइंग अ सीए हम प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं और एक कोई डॉक्टर है, मेरा एक क्लाइंट है डॉक्टर, जो वो मेडिकल सर्विसेज देता है। मेरा तबियत खराब हो गया, मैंने उससे जाकर के मेडिकल सर्विसेज लिया, इन रिटर्न मैंने उसको कंसिडरेशन नहीं दिया। उसने बोला सर आप मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज दे देना। बाबू उसने मुझे मेडिकल सर्विसेज दिया, मैंने उसे प्रोफेशनल सर्विसेज दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं बाबू। ठीक है, अगला आता है बाबू बार्टर बोलते हैं। अगला आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? सर आपके पास अभी क्या है? आईफोन 13 है, अब आपको उसको फोन को अपग्रेड करना है किस पे? आईफोन 16 पे। तो आईफोन 16 वाले ने बोला कि काम करो, आप मुझे आईफोन 13 प्लस 50,000 दे दो, हम आपको आईफोन 16। इसका दाम कितना है? सर 1 लाख रुपए दाम है, लेकिन यहाँ पे आपको इतना ही पे करना पड़ रहा है। तो ये जो आईफोन 13 दे रहे हो ना बाबू, इसको भी क्या मान लिया जाएगा? ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा, क्योंकि ये एक्सचेंज में आ रहा है। अगर कोई लाइसेंस दिया जा रहा है बाबू, तो उसको भी ट्रांजेक्शन में इंक्लूड करेंगे। और अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंटल पर्पस के लिए या लीज पे दे रहे हो, वो भी कहाँ पे आ जाएगा? ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। उसके एग्जाम्पल्स नीचे लिखे हुए हैं बाबू। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला था सर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या सर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई का डेफिनेशन था एनी ट्रांजेक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एनी ट्रांजेक्शन कर लिए, अब गुड्स एंड सर्विसेज समझते हैं। सर गुड्स किसको बोलते हैं? सर्विसेज किसको बोलते हैं बाबू? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स या ग्रोइंग क्रॉप्स, इन सबको क्या बोलेंगे बाबू? हम लोग गुड्स बोलेंगे। मगर वही जगह पे अगर कोई भी सामान गुड्स में नहीं है तो उसको हम लोग किस में कंसिडर कर लेंगे बाबू? सर्विसेज में। जैसे सर यूज ऑफ मनी सर्विसेज में आता है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, आपका ट्रिप आया, थाईलैंड जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बाबू? थाईलैंड जा रहे हो, और उसके लिए आप मनी एक्सचेंज करवा रहे हो, तो जो करेंसी कन्वर्ट करके दे रहा है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बाबू फैसिलिटी इन अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज बाबू, अपस्टॉक्स। उसके बाद एंजल वन, ग्रो, ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है बाबू?
प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये अपस्टॉक, एंजल वन, ग्रो, ये आपको क्या दे रहा है बाबू? सर्विसेज दे रहा है। ये क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। मगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस आता है बाबू, इवन दो वो लोग डेफिनेशन मीट कर रहा है, लेकिन उसको हम लोग सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे या सप्लाई करेंगे। कंफ्यूजन है इस जगह पे, इसको क्लेरिफाई किया गया। क्या क्या बाबू? सबसे पहला ट्रांजेक्शन इन मनी, अगर किसी को आप कोई लोन या एडवांसेस दे रहे हो उसको हम लोग सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद कोई भी इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी दे रहे हो उसको भी सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कोई इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर है उसको भी हम लोग सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन बाबू ये जो तीन चीज है ये किसी एजेंट के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? एजेंट। और वो एजेंट कमीशन ले रहा है। वो एजेंट क्या कमीशन ले रहा है? उसको कमीशन, फी, ब्रोकरेज, किसी भी नाम का चीज दे रहे हो बाबू, उसको हम लोग सप्लाई में कंसिडर कर लेंगे और उसको क्या मान लेंगे हम लोग? सर्विस मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे? सर्विस मान लेंगे। उसके बाद आता है बाबू फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड विद डिलीवरी एंड विदाउट डिलीवरी। सर क्या विद डिलीवरी एंड विदाउट डिलीवरी? वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप हो, एक राम है, एक श्याम है। एक राम है, एक श्याम है। राम को लगता है कि ओनियन का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, श्याम को लगेगा ओनियन का प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। राम को क्या लगता है बाबू? ओनियन का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा और श्याम को लगता है ओनियन का प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। अब राम और श्याम आपस में दोनों शर्त लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाते हैं? कि नहीं नहीं, प्याज ऊपर, मतलब ओनियन का प्राइस ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर मान लो प्राइस चाहे तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, चाहे तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। राम के घर में क्या था बाबू? शादी था। उसको 100 केजी ओनियन का जरूरत था खाना बनाने के लिए। अब इन फ्यूचर अगर मान लो प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बाबू? प्राइस इंक्रीज हो गया। बाबू श्याम तो शर्त हार गया। श्याम तो शर्त हार गया। अब इसके पास दो ऑप्शन है। अगर राम आज ही प्याज खरीद लेता, जिस दिन ये लोग शर्त लगा रहा था बाबू, तो उसको ऑब्वियसली ओनियन अभी यहाँ पे 50 रुपए था, अब कितना हो गया? 60 रुपए। इस समय अगर खरीद लेता तो उसको 50 रुपए पड़ता, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो बाबू श्याम दो चीज करेगा। क्या करेगा? चाहे तो ये जो 10 रुपए है ये पे कर दे रहा है। क्या पे कर दे रहा है बाबू? ये 10 रुपया पे कर दे रहा है। या फिर श्याम इसको 100 केजी ओनियन डिलीवर कर दे रहा है एट द रेट ऑफ 50 रुपीज। ठीक है बाबू, यही जो डिफरेंस अमाउंट दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विदाउट डिलीवरी। जो डिफरेंस अमाउंट दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदाउट डिलीवरी। मतलब ओनियन का एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रहा, हम डिफरेंस प्राइस दे रहे हैं। अल्टीमेटली राम को क्या पड़ेगा बाबू? 50 रुपए ही पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपए उसको कहां से मिल गया? श्याम से मिल गया। ठीक है। लेकिन अगर श्याम बोलता ठीक है हम एक काम करता आपको ओनियन ही दे देते, 100 केजी ओनियन ही दे देते 50 रुपए में ही। आपका अगर आज का जिस दिन हम लोग शर्त लगाए थे उस दिन 50 रुपए ही रेट पड़ रहा था, आपको 50 रुपए में ओनियन दे देते। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू? डिलीवरी कर रहा है। यहाँ पे ओनियन का क्या हो रहा है? एक्चुअल डिलीवरी। अगर कोई भी चीज का एक्चुअल डिलीवरी हो रहा है बाबू, उसको हम लोग सप्लाई मानते हैं। लेकिन अगर किसी का एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रहा तो उसको हम लोग कभी भी सप्लाई कंसिडर नहीं करते बाबू। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ओनियन का लिया। यहाँ पे हो सके फ्यूचर और फॉरवर्ड जो हो रहा है वो कॉमोडिटीज का भी हो सके सिक्योरिटीज का भी हो बाबू, सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आगे आगे बाबू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। सर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को सप्लाई तो मानते मगर एग्जेम्प्ट किया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगला आता है बाबू सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज, उसको सप्लाई बोलते हैं। सर सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज क्या है बाबू? मेरे पास एक सिक्योरिटी है, किसका? टाटा पावर का। टाटा पावर का, इसको हम होल्ड करके रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। किस चीज के लिए बाबू? लॉन्ग टर्म के लिए। एक पर्सन है जिसको लग रहा है टाटा पावर का शेयर्स प्राइस अभी गिरेगा, मगर इसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या कर रहा है? सिक्योरिटी बोरो कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? सिक्योरिटीज बोरो कर रहा है। क्या कर रहा है? सिक्योरिटीज बोरो कर रहा है। मगर बाबू ये एजेंट है, इसके पास सिक्योरिटी थोड़ी है। तो जिसके पास सिक्योरिटी है वो क्या करेगा? ये इसको सिक्योरिटी लेंड कर देगा। क्या कर देगा? सिक्योरिटी लेंड कर देगा। अब ये बोरो किया, ये लेंड किया बाबू। अगर ये बोरो कर रहा है तो बोरो करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दे रहा है? कमीशन दे रहा है बाबू। ये सिक्योरिटी अपना लेंड किया तो इसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बाबू? कमीशन या फी मिलेगा। ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटीज जा रहा है ना, ये जो सिक्योरिटीज जा रहा है ना बाबू, इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलते, इसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलते। लेकिन ये जो कमीशन और फी दिया जा रहा है ना, ये कमीशन और फी दिया जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सप्लाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लाई बोलते हैं। इस पे हम लोग का आरसीएम लग जाएगा, इस कमीशन पे एफसीएम लग जाएगा। यस और नो? यस और नो? समझ आया? सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज, जिसको हम लोग सप्लाई कंसिडर करते हैं। सर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बाबू लेवी ऑफ जीएसटी, जिसको हम लोग प्यार से सप्लाई अंडर जीएसटी भी बोलते हैं। उस पर हम लोग
पहला क्या पढ़े कि सर सप्लाई का डेफिनेशन कर रहे हैं। सप्लाई का डेफिनेशन में क्या आता है बाबू, एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंसिडरेशन फॉर बिजनेस या फॉर कंसिडरेशन इन बिजनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। तो बाबू हम लोग दोनों ने दो चीजें समझ लिया, एनी ट्रांजेक्शन समझ लिया और गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा चीज आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब बाबू जो भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो मनी दे रहे हो या अदर देन मनी दे रहे हो, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो बाबू, जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आप मनी दे रहे हो या मनी के अलावा कुछ दे रहे हो बाबू, जैसे आईफोन 16 ले रहे थे तो उसमें हम आईफोन 13 दे रहे थे अदर देन मनी। साथ में क्या दे रहे थे बाबू, पैसा दे रहे थे, मतलब क्या, मनी। ठीक है, किसके लिए, आईफोन 16 के लिए, फॉर गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, पेमेंट मान लेंगे बाबू। जरूरी है क्या सर ये जो पेमेंट कर रहे हैं हम ही करें, जो रेसिपिएंट जो खरीद रहा है वही नहीं बाबू, उसके बिहाफ में अगर कोई थर्ड पर्सन कर ले, उसके बिहाफ में अगर कोई थर्ड पर्सन भी कर ले, जैसे फोन लेने के लिए गए और मेरा को एक क्रेडिटर, मेरा को एक डेटर था जिसको मैंने बोला एक काम करना आप उसको पेमेंट कर देना, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो माना जाएगा कि कंसिडरेशन किसने पे किया है, मैंने पे किया है। लेकिन अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देता है ना बाबू, उसको कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करते। इसको डिटेल में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में समझा था। ठीक है सर, लेकिन अदर देन सीजी या एसजी है तो सर उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, उसको हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, कंसीडर, पेमेंट का कंसीडर कर लेंगे बाबू। देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, कंसिडरेशन पेड बाय राम मान लिया जाएगा, कंसिडरेशन पेड बाय जय ऑन बिहाफ ऑफ राम उसको भी कंसिडरेशन का पार्ट मान जाएगा, मगर सीजीएसजी अगर कोई कंसिडरेशन देती है उसको नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्सिडी है, सब्सिडी को कभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। यस और नो। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है कंसिडरेशन का, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है कंसिडरेशन का। सर अगर कोई भी हम गिफ्ट या डोनेशन कर रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, क्या कर रहे हैं बाबू, गिफ्ट या डोनेशन कर रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, तो सर क्या उसको भी सप्लाई माना जाएगा, बोला बाबू अगर वो ये तीन कंडीशन मीट करता है ना, अगर वो ये तीन कंडीशन मीट करता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, अदरवाइज उसको हम लोग सप्लाई कंसीडर करेंगे। सर क्या तीन कंडीशन है, सबसे पहले बाबू जो गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो ना वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दोगे, किसको दोगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दोगे, पहला चीज। दूसरा वो एक्चुअल में गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, एक्चुअल में गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए, और जो भी गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो बाबू वो फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। सर इसको एग्जांपल से समझते हैं बाबू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना बाबू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है यहाँ पे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बाबू, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स उसके ओनर कौन है, जेठालाल। अब वो चाह रहा है कि वो एक स्कूल को क्या करे बाबू, एक स्कूल को फैन गिफ्ट करे, क्या गिफ्ट करे बाबू, फैन गिफ्ट करे। अब वो जो फैन गिफ्ट कर रहा है बाबू उस फैन में लिखवा दिया चंपक लाल गड़ा, मिस्टर चंपक लाल जयंतीलाल गड़ा, जो उनके फादर का नाम है बाबू। वो जो फादर का नाम लिखा रहा है वो कोई एडवर्टाइजमेंट है क्या, उससे उसको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हो रहा है, इसको हम लोग सप्लाई नहीं मारेंगे बाबू। वही जो फैन वो दे रहा है, वही जो फैन वो स्कूल को दे रहा है, उसमें लिखवा दिया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या लिखवा दे रहा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, एडवर्टाइजमेंट मानेंगे, और उसको हम लोग सप्लाई कंसिडर कर लेंगे, उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद बाबू दूसरा कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या आता है कि आपका कोई एक आर्ट वर्क है, आप उसको एग्जीबिशन के लिए भेजिए, क्या किसके लिए भेजिए बाबू, एग्जीबिशन के लिए। अगर वो सिर्फ एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो रहा है तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो एग्जीबिशन में सेल हो गया बाबू, उसको एग्जीबिशन में सेल हो गया तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई, और उसमें फिर जीएसटी का लायबिलिटी आ जाएगा, हाँ कि ना। आगे बढ़ते बाबू, हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन में तीन चीज कर लिया, एनी ट्रांजेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज और कंसिडरेशन। तीसरा क्या था वो, इन बिजनेस। बिजनेस किसको बोलते हैं सर, बिजनेस का एक डेफिनेशन लिख दिया कि ये चीज अगर आप करते हो तो उसको बिजनेस मानेंगे। क्या, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, फैसिलिटी टू क्लब, फैसिलिटी बाय क्लब्स टू इट्स मेंबर, एडमिशन टू प्रीमाइसेस, जैसे जू हो गया, मूवी थिएटर हो गया, रेस क्लब, बुक मेकर्स हो गया। इतना लिखने के बाद उन लोगों को समझ आया, बहुत ज्यादा लिख लिया, अगर ऐसे लिखने जाए तो बहुत चीज आ जाएगा। बोला एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट, उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, बिजनेस मान लेंगे। क्या बोला बाबू, सबसे पहले बोला ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशन, वोकेशन, उसके बाद बोला फैसिलिटी बाय क्लब टू इट्स मेंबर, उसके बाद बोला एडमिशन टू प्रीमाइसेस, जैसे जू हो गया, मूवी थिएटर हो गया, उसके बाद रेस क्लब, बुक मेकर, एक्सेट्रा हो गया। उसके बाद बोला कि इतना लिस्ट बनाने जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक काम करो, अगर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो चाहे वो प्रॉफिट पर्पस के लिए हो या नॉट प्रॉफिट पर्पस के लिए हो, उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, बिजनेस मान लेंगे, उसको भी क्या मान लेंगे, बिजनेस। बाबू अगर ये चार कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, सप्लाई मानेंगे। और सप्लाई अगर होगा तो उसका वैल्यू निकालेंगे और उस पर टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसके बाद बाबू हम लोग अभी जब कंसिडरेशन पढ़े, जो डेफिनेशन पढ़े, उसमें एक पार्ट आ रहा था फॉर कंसिडरेशन। तो सर हमेशा कंसिडरेशन होने का जरूरत है क्या, नहीं बाबू, एक शेड्यूल 1 है। क्या बाबू, शेड्यूल 1 है। ये शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि इवन तो आपका वहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है
कि वो कंसिडरेशन का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी वो क्या है, सप्लाई है। सर क्या क्या हुआ है सर? सबसे पहला, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ओनली व्हेन आईटीसी हैज बीन अवेल्ड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ, मीनिंग thereby ITC has not been availed then no supply। मतलब बाबू आपने कोई एसेट लिया था बिजनेस के लिए, आपने कोई एसेट लिया था बिजनेस के लिए और उसमें आपने आईटीसी भी क्लेम कर लिया। अब उस एसेट्स को आप क्या कर दे रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो बाबू, परमानेंट ट्रांसफर कर दे रहे हो, विदाउट अगर कंसिडरेशन भी हो रहा है, स्क्रैप में कर दिया कुछ भी, विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, फिर भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। सर इसका कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं बाबू, इसको हम लोग डिटेल में आईटीसी चैप्टर में पढ़ते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। कहां पे पढ़ते हैं बाबू, रिवर्सल आईटीसी, हम लोग आईटीसी में इसको रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद अगला आता है ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन। ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन क्या हो गया बाबू, जैसे मान लो कि हम कोई अपना प्रोफेशनल अपना ऑफिस चला रहे हैं, अब उसमें मेरे कोई रिलेटिव आ गया और बोलते हैं मेरा जीएसटी फाइलिंग कर दीजिए, आप मेरा ऑडिट कर दीजिए, आप मेरा आईटीआर फाइल कर दीजिए। बाबू वो मेरे क्या हो गए, रिलेटिव हो गए। तो इन लोगों को भी क्या हो जाएगा, इसको उसके लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा बाबू, फिर भी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे, फिर भी उसको हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। बाबू इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या, सर एक आदमी उसका मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सेम पैन पे। क्या बाबू, सेम पैन पे, जैसे मेरा ऑफिस भी चल रहा है, मेरा एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है, मेरा एक होटल भी चल रहा है। अब इस होटल को हम अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इस रेस्टोरेंट को अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। कौन, मेरा ऑफिस इन लोगों को सर्विसेज दे रहा है, या यहाँ से रेस्टोरेंट से मेरा खाना जा रहा है, यहाँ ऑफिस वर्क का बॉयज होटल में जाकर के रुक रहा है, तो सर क्या इसको भी सप्लाई माना जाएगा? बोला हाँ बाबू इसको भी सप्लाई माना जाएगा, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों ना हो, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है बाबू कि अगर कोई भी इंप्लॉयर इंप्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 तक, क्या करता है, अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 तक, तो उसको कभी भी हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं। क्यों? अब इसको हम लोग इनकम टैक्स में से रिलेट करें तो IFOS में ये इनकम हम लोग कंसिडर करते हैं, यस और नो। आगे बढ़ जाओ। अगला आता है बाबू सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अगर बाबू कोई भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में सप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, मगर एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स सप्लाई कर रहा है या प्रिंसिपल के बिहाफ में गुड्स रिसीव कर रहा है, लेकिन जो इनवॉइस है वो प्रिंसिपल डायरेक्ट कस्टमर को रेज कर रहा है या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस रेज हो रहा है, एजेंट के नाम पे नहीं हो रहा, फिर भी उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे बाबू, सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एजेंट को तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, फिर भी उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद अगला आता है बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन देखने को हर बार एग्जाम में मिल जाते हैं। क्या बोल रहा है बाबू, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगला क्या बोल रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। आप अगर कोई भी सर्विसेज बाहर से लेते हो, जैसे मान लो कि हम ऑफिस बना रहे हैं, हमको इंटीरियर करवाना था, मैंने बाहर से किसी इटली में किसी इंटीरियर डिजाइनर को बोला कि आप मेरा ऑफिस का लेआउट क्या कर दो, डिजाइन कर दो। बाबू हम इंपोर्ट कर रहे सर्विसेज कहां से, बाहर से, तो सर उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसको हम लोग समझते हैं, उसको कब सप्लाई माना जाएगा, कब सप्लाई नहीं माना जाएगा। बाबू दो चीज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबू, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। सबसे पहला डिपेंड करता है कि बाबू आप उस रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से कर रहे हो या रिलेटेड या नॉट अ रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब क्या सर, जैसे मान लो हम जो यहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं या जो होटल खोल रहा है, वो होटल का एक ब्रांच बाहर में, और वही हमको कोई सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर मान लो कोई ऐसा ऑफिस हम खोल रहे हैं जिसका एक ब्रांच बाहर है, हम उसी से सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो रिलेटेड पर्सन से हो गया। अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो मेरे से कोई रिलेटेड नहीं है, मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, नॉट अ रिलेटेड पर्सन। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाबू हम लोग रिलेटेड पर्सन। अगर कोई रिलेटेड पर्सन से ले रहे हैं बाबू, चाहे वो आप उसको कंसिडरेशन पे करो या बिना कंसिडरेशन करो, अगर आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो सप्लाई है, अगर बिजनेस के लिए नहीं है, नॉट बिजनेस, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब क्या बोला सर, अगर हम कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं ऐसे पर्सन से जो मेरा रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, चाहे उसको हम कंसिडरेशन दे या ना दे, अगर वो बिजनेस के लिए तो सप्लाई हो जाएगा, अगर बिजनेस के लिए नहीं है तो सप्लाई नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरा जगह पे अगर जिससे हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं सर वो मेरे से रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा बाबू, अगर उसको हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या नॉन बिजनेस के लिए, वो सप्लाई माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा बाबू, सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन काम कर रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। विदाउट कंसिडरेशन काम कर रहे हैं बाबू तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 1 से 2 बार कम से कम रीड करना। अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो बार बार पीछे करके देखो, समझो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर समझ आ जाता है बाबू, इस वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अमेजिंग और डिटेल रिवीजन वीडियो के लिए। चलो बाबू वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाबू इसी में आता है एक पेट्रोलियम वाला एग्जांपल। क्या सर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, रिलायंस है, कौन है, रिलायंस
बाबू ये क्या निकाल रहा है, ऑयल निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, ऑयल। कहाँ से, अरेबियन सी से, अरेबियन सी से। बाबू वो इसको जो बना रहा है ना, ये जो यहाँ से ऑयल निकाल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को, इसको क्या, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, इसको क्या देना पड़ता है बाबू, गवर्नमेंट को दो चीज देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है, प्लस जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है वो, प्रॉफिट का शेयर। किसको देना पड़ रहा है, रिलायंस को, गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, जो भी ऑयल निकाल रहा है। तो वो जो रॉयल्टी दे रहा है ना गवर्नमेंट को, जो रॉयल्टी दे रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। मगर ये जो प्रॉफिट दे रहा है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, एग्जेम्प्ट। सर ऑब्वियसली पेट्रोल बनाने के लिए कुछ कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम लग रहा होगा, उसको हम लोग सप्लाई ही कंसीडर नहीं करते, उसको हम लोग सप्लाई ही कंसीडर नहीं करते हैं बाबू। उसके साथ बाबू सेल प्रमोशनल स्कीम, जैसे मान लो कि मैंने कोई नया ब्रांड इशू किया, नया ब्रांड बनाया, जो क्या बना रहा है बाबू, क्लोथ्स बना रहा है। अब हम उसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, मगर हम कुछ फ्री सैंपल्स देना चाह रहे हैं सब लोग को। तो अगर किसी को फ्री सैंपल या गिफ्ट दे रहे हैं बिना कंसिडरेशन का, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम लोग कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे। मगर बाबू वो अभी देखते होंगे बहुत सारे मॉल में ऑफर लगा रहता है, बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट टू फ्री, बाई 4 गेट 5 फ्री, ऐसा ऑफर लगा रहता है। तो सर क्या वो जो फ्री दे रहा है वो सप्लाई नहीं होगा? नहीं बाबू, हम लोग अगर मान लो कि आप कोई शर्ट ले रहे हो, जिसमें बाय वन गेट वन का ऑफर था, आपने एक शर्ट के लिए पे किया 1000 रुपीज, साथ में आपको एक क्या मिल गया, शर्ट फ्री 1000 का। माना जाएगा बाबू ये एक शर्ट का वैल्यू नहीं था, ये दो शर्ट का, ये जो 1000 रुपए आपने पे किया ना, ये दोनों शर्ट का वैल्यू था। इसको क्या माना जाएगा, दोनों शर्ट का, मतलब 500 रुपए दोनों शर्ट के हो जाएंगे। ऐसा कोई फ्री कंसिडरेशन नहीं होता, दोनों पे टैक्स लग जाएगा। यस और नो, यस और नो बाबू। ये था हम लोग का पूरा लिस्ट जो बोल रहा था कि कंसिडरेशन का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। फिर भी इसको हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, सप्लाई मान लेंगे। आगे बढ़ते बाबू, निगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। अगला क्या है, निगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। मतलब इसका मतलब क्या बाबू, इवन दो दे आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द सप्लाई, उसको फिर भी हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसको फिर भी हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। मतलब बाबू सप्लाई का जो डेफिनेशन था, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड सप्लाई। बाबू वो देखना है हर एक केस में वो सारा कंडीशन फुलफिल करेगा, मगर फिर भी उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं सप्लाई बोलेंगे बाबू, क्योंकि इसको हम लोग निगेटिव लिस्ट का पार्ट मानते हैं, मतलब इसको हम लोग सप्लाई ही नहीं कंसिडर करेंगे। सबसे पहला क्या आता है बाबू, अगर कोई इंप्लॉय, क्या बोला बाबू, कोई इंप्लॉय इंप्लॉयर को सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है बाबू, सर्विस दे रहा है, तो उसको कभी भी हम लोग सप्लाई कंसीडर नहीं करते। मगर बाबू कुछ कुछ चीजों को बोलता सप्लाई नहीं मानेंगे, मगर कुछ कुछ चीजों को सप्लाई मान लेंगे, कुछ कुछ चीजों को सप्लाई मान लेंगे। जैसे बाबू अगर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर वेजेस टू कैजुअल वर्कर है बाबू, जो दिहाड़ी में काम करते हैं, उन लोगों को जो वेजेस दे रहे हो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। सैलरी टू डायरेक्टर, जिसका टीडीएस 192 में कटा है। जैसे मान लो बाबू बीइंग अ प्रोफेशनल, हम किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो हमको डायरेक्टर का पैसा भी मिल रहा है, साथ साथ में बीइंग अ सीएम वहां पे कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिसका पेमेंट हमको कर रहा है। उन लोग टीडीएस किस में डिडक्ट कर रहा है बाबू, 194 जे में। किस में डिडक्ट कर रहा है बाबू, 194 जे में काट रहा है। तो सर क्या ये सप्लाई होगा बाबू, ये सप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो हमको पेमेंट मिल रहा है ना, जिसपे टीडीएस 192, ये 192 किस चीज का बाबू, सैलरी का टीडीएस सेक्शन है, अगर वो हमको उस पर पेमेंट कर रहा है तो उसको कभी भी हम लोग सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे। सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो जा रहा है, जैसे हमको निकाल दिया जाता है डायरेक्टर से, तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो उसको हम लोग सप्लाई मान लेंगे। सर नॉन कॉम्पीट फी, जैसे हम अभी अपना ऑफिस जीएसटी क्लासेस स्टार्ट किए, तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट बोला सर कल को हम भी जीएसटी पढ़ाएंगे, बोले बाबू तुम मत पढ़ाओ, एक तो रोजी रोटी चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को कुरकुरे दिलाना होता है, तो बाबू वो करना है ना। तो मेरे जो स्टूडेंट, मैंने बोला तुम जीएसटी मत पढ़ाओ, तो बोला सर मेरा क्या फायदा, बोला हम तुमको नॉन कॉम्पीट फी देंगे। क्या देंगे, नॉन कॉम्पीट फी देंगे। तो ये जो नॉन कॉम्पीट फी है बाबू, इसको भी हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। और बाबू ये तो बता ही दिए कि अगर कोई भी डायरेक्टर को सैलरी पेमेंट हो रहा है, लेकिन उसका टीडीएस 192 के अलावा किसी और सेक्शन में कटा, जैसे 194 इस एग्जांपल में, तो उसको भी हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे बाबू, सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, सप्लाई कंसीडर कर लेंगे। आगे बढ़ते बाबू, अगला क्या बोलता है बाबू, सर्विसेज बाय कोर्ट ट्राइब्यूनल इंक्लूडिंग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी लाइक ट्राइब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट, आईटैट, बट एक्सक्लूड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। मतलब बाबू अगर कोई भी सर्विसेज कोर्ट ट्राइब्यूनल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अगर दे रहा है, तो उसको कभी भी हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे। मगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो सर्विसेज देगा बाबू, उसको सप्लाई कंसीडर करेंगे बाबू। और रिवर्स चार्ज में उसको हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं बाबू। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये पॉइंट हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। अगला बाबू, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अगर कोई भी सर्विसेज देता है, जो कहाँ पे मेंशन है बाबू, आर्टिकल नंबर 243 में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है वो, आर्टिकल नंबर 243 में। क्या सर, जैसे
कंसोलिडेशन, सैनिटरी, पब्लिक हेल्थ, अगर ये सब चीज कर रहा है बाबू उसको भी हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे सप्लाई, उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। उसके बाद बाबू कुछ कुछ गवर्नमेंट के आदमी लोग हैं जो अगर वो लोग सप्लाई दे रहे तो भी वो लोग क्या होगा, सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, जैसे एमपी, एमएलए, एमएलसी या मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, अगर ये सब कोई सर्विसेज दे रहे बाबू इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये जो सर्विसेज देते हैं बाबू इसको भी हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे बाबू। उसके बाद फिर कोई भी ड्यूटी परफॉर्म किया जाता है कोई भी डायरेक्टर का, किसका, गवर्नमेंट बॉडी का, जैसे बाबू ह्यूमन राइट कमीशन हो गए, उसको भी हम लोग सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। अगला आता है बाबू मॉर्चरी सर्विसेज। अगला क्या आता है, मॉर्चरी सर्विसेज। अगर कोई मॉर्चरी सर्विसेज मतलब कैसे, कोई फ्यूनरल हो गया, डेथ के बाद वाला जो सर्विसेज होता है बाबू, फ्यूनरल हो गया, उसके बाद ब्यूरल हो गया, क्रिमिनेशन हो गया, मॉर्चरी हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजीज हो गया, अगर कोई इस प्रकार का आप सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, यस और नो। उसके बाद अगला आता है बाबू सेल ऑफ लैंड या कंप्लीटेड बिल्डिंग। अगर कोई भी लैंड का सेल करे बाबू उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, या कोई बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, मतलब क्या सर कहना चाह रहे हैं, अगर कोई एक बिल्डिंग है बाबू, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस मतलब कंप्लीशन होने से पहले ही अगर वो बिल्डिंग बिक जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू, जीएसटी मान लेंगे, उस पर जीएसटी क्या लगा देंगे, लगा देंगे, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन सर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, सर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाने के बाद उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर कंप्लीशन कैसे पता करेंगे बाबू, तो कंप्लीशन का एक डेफिनेशन है बाबू, सबसे पहला क्या बोलता है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या फिर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो बिल्डिंग बना था उसमें फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, या फिर जो अथॉरिटी है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, क्या दे दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, तो भी क्या मान लेंगे बाबू, कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई कंप्लीटेड बिल्डिंग है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, या लाइन बिट सेल कर रहे हो तो उस पर भी नहीं लगेगा। वो एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्सिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, बाबू ये सब पे जीएसटी लग जाएगा। इसके अलावा कोई और एक्शनेबल क्लेम है तो उस पर जीएसटी सर क्या होगा, वो इंश्योरेंस क्लेम जो लेते हैं वो भी एक्शनेबल क्लेम में ही आता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आता है बाबू कस्टम, सप्लाई ऑफ कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है बाबू, आपने कोई सामान इंपोर्ट किया, क्या किया बाबू, सामान इंपोर्ट किया, क्या किया, सामान इंपोर्ट किया। अब जो इंपोर्ट किया बाबू यहाँ पे जो आपका पोर्ट है, सी पोर्ट है, ये जो हम लोग का इंडिया यहाँ पे जो सी पोर्ट है, सी पोर्ट में आकर के रह गया, आपने क्लियर नहीं किया है, अभी तक क्लियर नहीं कराया, आपने सामान मंगाया मगर आपके पास कस्टमर पहले आ गया, क्या आ गया, कस्टमर पहले आ गया, आपने वो सामान बेच दिया उसको, बोले एक काम करो सामान तुम ये ले लो, तो जाकर के कस्टम वेयर हाउस से उसको क्लियर करवा लेना, क्या कर लेना, कस्टम वेयर हाउस से क्लियर करवा लेना। वो अगर ऐसा कुछ है ना तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जब वो जिस पर्सन को मैंने सेल किया वो जो कस्टम से माल को छुड़वाने के लिए जाएगा ना तब उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, अभी जीएसटी देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी में साथ में बोलता है बाबू कि जब वहां से गुड्स डिस्पैच होने वाला था, वहां से डिस्पैच होने वाला था, ओरिजिन पोर्ट से डिस्पैच होने वाला था, उससे पहले जैसे मैंने जिससे सामान खरीदना था, मैंने मान लो चाइना से माल मंगा रहा था, वो डिस्पैच करने वाला, उससे पहले मेरे पास आ गया कस्टमर कि सर आप ये माल मंगाने वाले हमको चाहिए, हम उसको बेच दिए, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर जीएसटी कब लगेगा बाबू, जब इंडिया में माल आ जाएगा वो फिर जाकर के कस्टम पोर्ट से छुड़ाएगा तब जाकर के उस पर जीएसटी लगेगा। सर हाई सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, सर हाई सी सेल्स क्या होता है बाबू, ये है आपका जापान, इंडिया, सर ये दुबई है, ये है इंडिया, यहाँ से कुछ सामान आ रहा था, ये जो जहाज है बाबू यहीं पे, ये जहाज कहाँ पे, सी पे ही है बाबू, लेकिन जब रास्ते में ही था आपने सामान बेच दिया, इसी को हम लोग हाई सी सेल बोलते हैं, इसको भी हम लोग सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर जीएसटी कब लगेगा, सर जिसको मैंने बेचा वो कस्टम वेयर हाउस से जब क्लियर करवाएगा तभी जीएसटी लगेगा बाबू, ये मैंने तीसरी बार रिपीट कर दिया। उसके बाद बाबू नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब बाबू मैंने चाइना से सामान खरीदा और पाकिस्तान को बेच दिया, मैंने चाइना से सामान खरीदा और पाकिस्तान को बेच दिया बाबू, चाइना से सामान डायरेक्ट पाकिस्तान चला गया, हम इंडिया में बैठे हुए, लेकिन इसको हम लोग सप्लाई कंसीडर, क्यों, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट पाकिस्तान चला जा रहा है, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा बाबू। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी बाबू, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो सर्विसेज देते हैं ना उसको भी हम लोग सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे बाबू। उसके बाद अगला आता है ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपको अगर अल्कोहल शॉप चलाना है या फिर अल्कोहल प्रोड्यूस करना है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ये लाइसेंस ग्रांट करता है गवर्नमेंट, उसके लिए आपसे लाइसेंस फी लेता है बाबू, ये जो लाइसेंस फी आप पे करो इसको भी सप्लाई कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद बोला बाबू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ मोड ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब इसका सिंपल सा इसका क्रक्स समझे बाबू, आप एक क्या हो मोबाइल व्हीकल हो जो जाकर के जगह जगह पे जहाँ पे गाड़ी है वहीं पे जाकर के रिपेयर करते हो, वहीं पे जाकर के क्या करते हो, रिपेयर करते हो। तो आपका एक ब्रांच झारखंड में था बाबू और आपका एक ब्रांच कहाँ पे था,
कोलकाता में था, एक ब्रांच झारखंड में था रांची में, और एक ब्रांच कहाँ पे था बाबू, कोलकाता में था। अब कोलकाता में 6 व्हीकल था, 6 व्हीकल कहीं ना कहीं इंगेज थे। उसके बाद 7वां ऑर्डर आया, कोलकाता के पास क्या हुआ बाबू, 7वां ऑर्डर आया। अब उसने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए अर्जेंट बेसिस में, बाकी जो 6 गाड़ी वो मल्टीपल डेज के लिए इंगेज है। तो उसने मुझे फोन किया और बोला सर एक गाड़ी जो है ना वो रांची से आप कोलकाता भेज दीजिए, यहाँ पे जरूरत है कुछ दिनों के लिए। मैंने वो गाड़ी यहाँ से भेज दी, मैंने वो गाड़ी यहाँ से क्या कर दी बाबू, भेज दी। तो क्या सर ये जो गाड़ी जा रहा है, मोबाइल व्हीकल जा रहा है, इसको सप्लाई माना जाएगा? नहीं बाबू, ये जो गाड़ी जा रहा है इसको कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ, इसमें जो सामान जा रहे हैं वहां जाकर के जो रिपेयर करेगा उसको सप्लाई मानेंगे, मगर ये जो गाड़ी जा रहा है ना बाबू ये सप्लाई नहीं, क्योंकि वो गाड़ी बिकने के लिए नहीं जा रहा है, जाएगा रिपेयर करके आ जाएगा। अगर यही गाड़ी हम बेचने के लिए भेजते तो सप्लाई माना जाता। वही पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है बाबू। ये पूरा लिस्ट था बाबू, निगेटिव लिस्ट। इवन दो दे आर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, फिर भी उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अगला आता है बाबू डिटरमाइनिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बाबू कैसे हम लोग समझेंगे कि सर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? सर यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ। सबसे पहले क्या बोला बाबू, अगर किसी भी चीज का ओनरशिप, मतलब किसी भी गुड्स का अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, क्या बाबू, ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो आज हो या फ्यूचर डेट में। फ्यूचर डेट का मतलब सर वो हायर परचेज, हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं, जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तब ओनरशिप हमारे पास आता है। तो अगर कोई ऐसा ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है चाहे आज हो या फ्यूचर में हो, इसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अगला चीज आता है बाबू रेंटिंग और लीजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रेंट या लीज पे दे रहे हो उसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर आप उसको सेल कर दे रहे हो तो अब लैंड और बिल्डिंग तो ऐसे भी नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई आ रहा है, मगर बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर बिल्डिंग में गुड्स नहीं आएगा? नहीं बाबू, बिल्डिंग को माना जाता है कि आप उसको कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो। क्या दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो। तो हमेशा जो बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है बाबू उसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किसका सर, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का। याद रखना ध्यान से, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगला आता है बाबू एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस डन बाय जॉब वर्कर। बाबू जॉब वर्कर मतलब सर मेरे पास कुछ सामान है उसमें हमको कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करवाना है, मैंने जॉब वर्कर को भेज दिया। जैसे सर हम फर्नीचर बनाते हैं, मैंने उसका ढांचा बना लिया मगर उसमें पेंट हम अच्छा से या जो कारीगरी होता है वो मैं नहीं कर पाता सर, मैं किसी और को भेजता हूँ, वो मुझे करके वापस फर्नीचर भेजता है। अब वो जो दे रहा है ना, जिसको भेज रहे हैं वो कारीगरी करने के लिए, वो हमको एक प्रकार से सर्विस दे रहे हैं, इसको हम लोग जॉब वर्कर बोलते हैं। और ये भी कहाँ पे कवर हो जाएगा, वो जॉब वर्क सर्विस में कवर हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। उसके बाद बाबू अगर कोई भी बिजनेस एसेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, और सर वो ट्रांसफर जो परमानेंट ट्रांसफर है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स बोल देंगे। अगर परमानेंट ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोल देंगे। देखिए सर टेम्पररी ट्रांसफर है और उसको नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज करें। जैसे सर कोई कार है जो मैंने बिजनेस के लिए लिया था, अब उसको हम पर्सनल पर्पज के लिए टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए, मेरे घर पे शादी है, टेम्पररी हम पर्सनल पर्पज के लिए ले रहे हैं, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं, तो बाबू उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद बाबू सेल और सक्सेशन ऑफ रनिंग बिजनेस, इसको क्या मानेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेगा। हाउएवर एग्जाम, वो पहले कोई और बिजनेस चला रहा था, मैंने बिजनेस किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। पहले पापा चला रहे थे, बिजनेस किसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गया, इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस में ही कंसीडर करते हैं। मगर बाबू इसमें कभी भी जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद बाबू अगर कोई भी बिजनेस क्लोज करो, क्या करे बाबू, बिजनेस क्लोज करो तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डीम्ड मान लेते कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। क्या मान लेते बाबू, सप्लाई ऑफ गुड्स है। आगे बाबू फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी अगर ये सब ट्रांजेक्शन करते हो तो हमेशा इसको हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। क्या होता है बाबू, सबसे पहले आता है टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, नेगेटिव एक्टिविटीज, या फिर एनी काइंड ऑफ डील, या फिर लीजिंग ऑफ एसेट्स, ये सब सारे कहाँ पे आ जाते हैं बाबू, सर्विसेज के लिस्ट में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, सर्विसेज के लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद बाबू आता है कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कॉल्ड एज सर्विसेज। मतलब कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या बाबू, जहाँ पे एक से ज्यादा सप्लाई होता है और उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। बाबू अगर आप किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहे हो तो उसका मेन काम होता है आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हो। अगर उसमें आप अपना गुड्स भी यूज कर ले रहे हो फिर भी उसको माना जाएगा कंपोजिट सप्लाई, और उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बाबू, हमेशा सर्विस कंसीडर करेंगे। उसको हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, सर्विस कंसीडर करेंगे। उसके बाद बाबू सप्लाई ऑफ फूड या ड्रिंक, बाबू रेस्टोरेंट वाले लोग जितने भी फूड या ड्रिंक्स बेच रहे हैं ना उसको हम लोग क्या मानते हैं बाबू, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानते हैं। सप्लाई रेस्टोरेंट हम लोग को क्या दे रहा है बाबू, सर्विसेज दे रहा है, गुड्स नहीं दे रहा है। उसके बाद बाबू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये वाला हम तुम लोग को
बता दी बिफोर कंप्लीशन सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन सर्विसेज नहीं माना जाएगा। सर कंप्लीशन कब माना जाएगा? इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। हाँ, उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाबू, उसको हम लोग कहाँ पे कंसिडर करेंगे? सर्विस में कंसिडर करेंगे। ये था तुम्हारा बाबू, हम लोग समझ लिए किसको गुड्स में डालेंगे, किसको सर्विसेज में डालेंगे। जिसमें जिसमें कंफ्यूजन था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था बाबू। सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट आता है अगला बाबू, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या है सर? कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या है बाबू? एक सिंपल सा बात, यहाँ पे जो सप्लाई है ना, वहां पे एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है। सबसे पहले क्या जाऊँ, एक से ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन सर ये दोनों को डिफरेंस क्या है? सर दोनों में डिफरेंस क्या है बाबू? कंपोजिट सप्लाई जो है ना, उसमें अगर आप एक से ज्यादा सप्लाई करें मगर उसमें कोई एक सप्लाई है वो प्रिंसिपल सप्लाई, वो एक सप्लाई क्या है बाबू? प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे बाबू? कंपोजिट सप्लाई। लेकिन बाबू अगर कोई ऐसा सप्लाई करो जिसमें एक से ज्यादा सप्लाई हो रहा है लेकिन उसमें आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कौन सा प्रिंसिपल सप्लाई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे। सर एग्जांपल दो ना सर, एक एग्जांपल दो ना सर। आप एक होटल चला रहे हो, क्या चला रहे हो? आप एक होटल चला रहे हो, उस होटल में एक रेस्टोरेंट सर्विसेज भी, आप किसी ने होटल लिया, होटल के रूम में रह रहा है, अब उसने होटल के रूम से ही खाना ऑर्डर किया, आपने उसको खाना भी प्रोवाइड किया। सर आपका मेजर चीज क्या था? आप होटल दे रहे थे, रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं था, प्रिंसिपल होटल, साथ में वो खाना भी मंगा लिया। तो सर यहाँ पे एक तो एक होटल का सर्विसेज भी हो गया, एक खाना का, मोर देन वन सप्लाई हो गया बाबू। मगर इसमें मेजर सर्विसेज, प्रिंसिपल सप्लाई क्या था बाबू? होटल का रूम सर्विसेज था। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? कंपोजिट सप्लाई। क्यों? क्योंकि सर हम यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे बाबू। वहीं पे अगर कोई मिक्स सप्लाई है, जैसे बाबू एक गिफ्ट हैम्पर बना लिया जिसमें मैंने हल्दीराम का भुजिया भी डाल दिया, पॉपकॉर्न भी डाल दिया, जिसमें कैरामलाइज्ड था, नॉन एडेड शुगर वाला भी था, नॉन कैरामलाइज्ड था, उसके बाद फिर सर मैंने उस पर बिस्किट भी डाल दी, मैंने उस पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी, और भी बहुत सारी चीजें। वो एक हैम्पर बना दिया, दिवाली का हैम्पर बन गया। अब वो हैम्पर लोग खरीद करके देंगे दूसरा को। सर किसी पे 5% जीएसटी है, सर किसी पे 28% जीएसटी है, सर किसी पे 12% जीएसटी है, किसी पे 18%, मगर पता नहीं कर पा रहे ना सर कौन सा है प्रिंसिपल, कौन है पता नहीं कर पा रहे सर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सप्लाई। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई। अब सर इसमें डिफरेंस क्या है? जो कंपोजिट सप्लाई होता है ना बाबू, हमेशा उस पर कौन सा जीएसटी रेट लगेगा बाबू? जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। जैसे बाबू होटल सर्विसेज पे रेट है 18%, सर रेस्टोरेंट पे है सर 5%, सर एक्चुअल में टैक्स क्या लग जाएगा? 18%। क्यों? क्योंकि सर प्रिंसिपल सप्लाई मेरा क्या था? होटल था। वहीं पे अगर जो मिक्स सप्लाई बात की बाबू, उसमें 28% भी था, 12% भी था, 5% भी था, 18%। सर टैक्स कौन सा रेट लगेगा? हाईएस्ट वाला रेट लग जाएगा। मतलब कौन सा बाबू? 28% रेट लग जाएगा। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के बीच में ये डिफरेंस है बाबू। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आता है बाबू जहाँ पे कंफ्यूजन आता है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से एक पॉइंट में लिख करके दिया है। सबसे पहला क्या था बाबू? प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सबसे पहला आता है बाबू प्रिंटिंग इंडस्ट्री। अब दो चीज है बाबू, आप अपना एक बुक प्रिंट करवा रहा है, मैंने जैसे अभी मैंने ये जो जीएसटी का बुक लिखा, मैं ये प्रिंट करवाऊंगा और बेचूंगा। अब एक सिंपल सा बात बताओ, ये जो बुक बनेगा बाबू, ये जो बुक बनेगा, इसमें वैल्यू किसका ज्यादा है? पेपर का या जो इसमें लिखा हुआ है कंटेंट उसका? ऑब्वियसली जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग हमेशा मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन सर अगर हमको कोई लेटर पैड बनवाना था, या इन्वेलप बनवाना था, या टिश्यू पेपर बनवाना था, ठीक है, तो सर उसमें वैल्यू किसका ज्यादा होता है? ऑब्वियसली पेपर का। उसमें क्या वैल्यू किसका ज्यादा होता है बाबू? पेपर का। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे बाबू। देखो यहीं पे लगा, जो हम लोग बुक बना रहे हैं, पैम्पलेट बना रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट हो गया, ब्रोशर हो गया, इसमें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इज मोर वैल्यूएबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इज मोर वैल्यूएबल, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे बाबू। जैसे मगर इन्वेलप हो गया, लेटर हेड हो गया, नैपकिन हो गया, टिश्यू पेपर्स हो गया, प्रीडोमिनेंट होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे? गुड्स। क्योंकि बाबू इसमें जो प्रिंट हो रहा है या जो भी हो रहा है उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होता, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? गुड्स मान लेंगे। उसके बाद बाबू अगला आता है बाबू फूड्स एंड बिवरेजेस इन सिनेमा। फूड्स एंड बिवरेजेस इन सिनेमा, सर सिनेमा हॉल है, वहां पे जाते हो, कैंटीन रहता है बाबू, वहां जहाँ से हम लोग इंटरवल में जाकर के पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, सैंडविच और जो भी चीज आप लोग चाहते हो वो ले सकते हैं। सर वो किस चीज में आएगा? सर सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा? ऑब्वियसली बाबू जो सिनेमा चल रहा है वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो सिनेमा हॉल का अपना पॉपकॉर्न, अपना कोल्ड ड्रिंक, अपना सैंडविच है, तो वो भी किस में कंसिडर हो जाएगा बाबू? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हो जाएगा। लेकिन जो सिनेमा हॉल है, जैसे मान लो आइनॉक्स है या फिर मैक्स है बाबू, वहां पे कोई एक रेस्टोरेंट अपना जाकर के खोल रहा है, वो अपना सेपरेट सप्लाई कर रहा है, तो बाबू वो जो रेस्टोरेंट वाला वो अलग सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और इसको हम लोग क्या मानेंगे? अलग। जो क्या बोलते हैं, जो सिनेमा हॉल है वो अलग सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, वही चीज। इफ प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट इन सिनेमा एग्जीबिशन थ्रू कंसीडर एज ए रेस्टोरेंट सर्विसेज, जो देगा बाबू अलग से, अगर प्रोवाइड करा, अलग रेस्टोरेंट ही है उसका अलग है, सिनेमा हॉल से कोई लिंक नहीं है, उसको हम लोग रेस्टोरेंट सर्विसेज मानेंगे। लेकिन बाबू वो बंडल्ड है किसके साथ में? सिनेमा एग्जीबिशन सिनेमा के साथ में, उसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू? सप्लाई सिनेमा। साथ में जो पॉपकॉर्न, अभी जैसे मूवी टिकट हम लोग खरीदते हैं तो बोलते हैं सर आप इतना का मूवी टिकट ले रहे हैं, आप एक काम करो 100 रुपए का वाउचर ले लो, आपको उसमें एक लार्ज कोल्ड
ड्रिंक, पॉपकॉर्न और एक सैंडविच मिल जाएगा। अगर आप वही खरीदने के लिए जाओगे वहाँ पे 150 से 200 रुपए लगे, आप ये खरीद लो। और वो सिनेमा टिकट के साथ में ले रहे हो सर, क्या वो रेस्टोरेंट वाला अलग माना जाएगा? नहीं बाबू, उसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई मान करके क्या हम कंसिडर कर लेंगे, सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज ही कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद बाबू रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स, सर रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स होता क्या सर? रीथ्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या ना बाबू, हम लोग टायर यूज करते हैं बाबू, टायर यूज करते हैं, हम लोग एक टायर यूज करते हैं, ठीक है। अब ये टायर क्या होता है बाबू, ओवर द पीरियड जब चलता है तो ये घिस जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टायर, नया टायर लगा देते हैं। मगर बहुत लोग क्या करवाता है ना बाबू, इसके ऊपर में रीथ्रेडिंग करवा देता है। क्या करवा देता है? रीथ्रेडिंग, की वो वापस से यूज में आ जाए। सर वो जो रीथ्रेडिंग कर रहा है ना, वो गुड्स दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली टायर जो सप्लाई करता है वो गुड्स हो जाता है, मगर ये जो रीथ्रेडिंग कर रहा है सर, वो गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है? बोलते वो रीथ्रेडिंग सप्लाई गुड्स इफ ओल्ड टायर इज सप्लाई। लेकिन मतलब क्या बाबू, कि हम जो रीथ्रेडिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, हम अपना टायर दिए, क्या दिए बाबू, हम अपना टायर दिया और बोले इसमें रीथ्रेडिंग करके दे दो। मेरा जो टायर था गाड़ी का खुला, बोले इसी पे रीथ्रेडिंग करके दे दो। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन बाबू दूसरा केस में हम बोले एक काम करो, एक पुराना टायर उठाओ, जो रीथ्रेडिंग करता है उसको बोले तुम्हारे पास कोई पुराना टायर है? बोला हाँ सर है, एक पुराना टायर उठाओ, उसमें रीथ्रेडिंग करो और हमको दे दो। इसको क्या मान लेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब बाबू रीथ्रेडिंग के लिए अगर आप अपना टायर दे रहे हो तो वो सर्विसेज दे रहा है, अगर आप उसी से टायर मांग रहे हो और बोल रहे रीथ्रेडिंग करके दो, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे बाबू? सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे बाबू? सप्लाई ऑफ गुड्स कंसीडर कर लेंगे बाबू। यही था तुम्हारा सप्लाई अंडर जीएसटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सप्लाई अंडर जीएसटी, लेवी अंडर जीएसटी, लेवी ऑफ जीएसटी है सप्लाई अंडर जीएसटी। बाबू हम लोग 40 मिनट्स में इस चैप्टर को डिटेल में अच्छा से एग्जाम्पल के साथ में रिवाइज कर लिया। आई होप आप लोगों को ये रिवीजन वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, जा करके कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग को बाबू जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या सर? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। चलो बाय बाय।